तो नेपाल में भारी तबाही के बीच भारतीय नागरिकों से जुड़ी एक अच्छी तस्वीर भी आई। कैसे, देखिए। ये जो तस्वीर है, नेपाल से कुछ लोग भारत के लिए बस में सवार होकर रवाना होते हैं, लेकिन ये दौरा ये लोग जिंदगी ताउम्र कह लीजिए भूल नहीं सकते। इनके चेहरों पर जो खुशी है उसको महसूस करिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश है ना? अभी खुश नहीं है, जब तक बॉर्डर पार नहीं कर लेते। बॉर्डर पार तो करेंगे। खुश हो गए। थैंक यू सर। आप लोग अच्छे से जा रहे हैं ना? आप लोग सब खुश है ना? कहीं खुशी कहीं गम। उधर अभी गम है, जो अपनों की तलाश में है, जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बच गए उनके चेहरे पर खुशी वो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश। लेकिन नेपाल की त्रिशूली नदी, उसकी तस्वीर देखिए जो तबाही से पहले की है। ये देखिए, तबाही अभी नहीं है, ये नॉर्मल तस्वीर है, रोज की तरह। देखिए कुछ भी नहीं, सब शांत। ये सुंदर सुंदर घर, दृश्य मनोरम, बगल से बहती हुई नदी, कलकल धारा, और सभी लोग सामान्य अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या? ये तो पहले की तस्वीर थी। उसके बाद देखिए चारों तरफ मलबा, कीचड़, अपनों को तलाशते लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। अब ये बर्बादी की तस्वीर, तबाही की। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी, और कईयों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लगभग 40-50 साल की उम्र, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा। नेपाल में हमारी टीम मौजूद है एनडीटीवी की, बहुत बड़ी, और हर एक रिपोर्ट आप सभी दर्शकों तक हम साझा भी कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं वहां से, ग्राउंड जीरो से। मेरे पैर जिस सिल्ट में दबे हुए हैं, ये सिल्ट दरअसल नेपाल में कल आई बाढ़ में अभी भी विनाश की गवाही दे रही है। जो विनाश हुआ है वो विनाश किस कदर हुआ है, ये तस्वीरें समझना हो तो पीछे त्रिशूली नदी देखिए, और त्रिशूली नदी जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कम 40 फीट नीचे बह रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर 40 फीट ऊपर स्थिति क्या है कि यहाँ आप देखिए कि जो सिल्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि इसको हटाना मुश्किल। ये जो घर है, यहाँ अभी भी अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुर्सियाँ हैं, घर के सामान हैं, ये सब कुछ मलबे में दबे हुए हैं। बहुत सारा सामान होगा, और इस घर को देखकर अंदाज़ा लग रहा है कि इस घर के अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान बह चुका है। ऊपर तक ये पूरा पिलर टूट चुका है, यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया, और ऊपर आ करके न सिर्फ मकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अभी भी जो सिल्ट है वो इन मकानों को दबाए हुए है। आज ये देवी घाट, जहां पर मंदिर पर और घाट पर बाजार सजता था, आज इस तरह से वीरान है। मलबे और गाद में ये पूरी तरह से इस वक्त डूबा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जेसीबी जो लगातार इस वक्त काम कर रहे हैं, गाद और मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि जो कुछ भी सामान इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों का बचा हुआ है मलबे और गाद से उसे निकालें। बहुमंजिला इमारतें देखिए, पहली दूसरी मंजिल तक ये गाद आ चुका है और पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं ये बिल्डिंग्स। कहीं दुकान थी, कहीं होटल्स थे, लोगों के घर थे, और अब वो पूरी तरह से गाद में डूबे हुए हैं। देखिए आधा दरवाज़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है, खिड़कियां नहीं खुल रही हैं। तो ये ज़रूर फर्स्ट फ्लोर होगा और नीचे एक और मंजिल होगी, लेकिन एक मंजिल से ऊपर आकर ये आधी मंजिल तक ये पूरा गाद पहुंच गया। तो कितनी फोर्स के साथ ये सैलाब यहाँ पहुंचा, और कितने लोगों ने कुछ थाम कर अपनी जिंदगी बचाई, कुछ को वो बचा नहीं पाए। और अब जब नेपाल में आफत है, वहां के लोग मुश्किल में हैं, तो इस मुश्किल घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ खड़ा है। इस बीच आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक की। इसमें काठमांडू और बीजिंग के भारतीय राजदूत भी शामिल हुए। नेपाल की मदद को लेकर इस पर चर्चा हुई। ये मीटिंग की तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं आप। भारत ने फौरन अपनी तरफ से राहत सामग्री नेपाल भेज दी काठमांडू। इसमें दवाओं के साथ खाने पीने के जरूरी सामान है।
और ये जरूरी जो खेप है जो भारत की तरफ से भेजी जा रही है, नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों तक इसे पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, उससे देख रहे हैं आप ये तस्वीर, और वहां से इस एयरबेस से आज ही दूसरे विमान ने भी उड़ान भर दी। कुल मिलाकर संकट के इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ डटकर खड़ा है, पूरी तरह से डटकर। देखिए, नेपाल में तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ तुरंत फौरन बढ़ाया। भारत ने नेपाल को मदद की दूसरी खेप भी भेजी है। आज दूसरी खेप में 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई है नेपाल को। इसमें आपदा सामग्री, दवाइयां, खाद्य पैकेट्स भेजे गए हैं। और इससे पहले भारत ने 10 टन मानवीय सहायता और दवा भी भेजी थी। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान इसे लेकर काठमांडू पहुंचा, जिसे हम कहते हैं C-130J। यहां से इसे प्रभावित इलाकों में लेकर जाया जा रहा है। दोनों खेप कुल मिलाकर 47.5 टन राहत सामग्री भारत भेज चुका है। नेपाल में तबाही के बाद भारत नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी बात की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत नेपाल में बैली ब्रिज भी भेजने वाला है। यह एक पोर्टेबल और पहले से तैयार किया हुआ पुल होता है, जिसे जरूरत वाली जगह पर जल्दी ही तैयार कर दिया जाता है। नेपाल में तबाही के बाद कई पुल और ब्रिज तबाह हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय और वायुसेना अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो भी सहायता का रिक्वेस्ट अनुरोध वहाँ से आता है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे तरफ से तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल बात की नेपाल के प्रधानमंत्री से, और उनको कहा कि जो भी हमारे तरफ से जो कुछ भी होगा वो हम करने को तैयार हैं। साथ ही साथ भारत देश नेपाल के साथ कंधे पे कंधे मिला के इस घड़ी में खड़ा है। कल रात को एक रिलीफ फ्लाइट आई थी 10 टन सामान लेके। आज दोपहर में एक और फ्लाइट आई है करीब 37.5 टन का सामान लेके। ये सामान जो अति आवश्यक होता है इन सब स्थितियों में, वो है टेंट हैं, जनरेटर सेट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये सब चीज़ें लाई गई हैं। और हम नेपाल सरकार के जो प्रयास हैं इस स्थिति से निपटने के लिए, उनके समर्थन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सदैव तत्पर रहेंगे, ये वही दर्शाता है। हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज को यहाँ से लॉन्च किया। देखिए, नेपाल में तबाही को लेकर चीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या चीन ने सही वक्त पर नेपाल को जानकारी नहीं दी? ये सवाल, ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और इस बीच चीन की रेस्क्यू टीम बॉर्डर इलाकों में राहत कामों में लगी हुई है। तो नेपाल में तबाही के बीच चीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्यों? आइए जरा जान लेते हैं जल्दी से। देखिए, नेपाल में तबाही को लेकर चीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चीन ने सही वक्त पर नेपाल को सूचना नहीं दी, जानकारी नहीं पहुंचाई? अगर चीन ने जानकारी वक्त पर दी होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। अनुमान है कि कल सुबह तिब्बत में एक भूकंप आया और इसके बाद ग्लेशियर टूटकर तेजी से नीचे की तरफ गिरा। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा और इसके बाद पानी के साथ मलबा नीचे की तरफ आया। नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में पानी का तेज बहाव आया, जिससे नेपाल में भीषण बाढ़ आई और इसके बाद इसने नेपाल में रसुआ सहित कई जगहों को चपेट में ले लिया, आगोश में ले लिया। रसुआ काठमांडू से करीब 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा के पास ये स्थित है। इलाके में चीन के निर्माण को लेकर भी तर्क दिया जा रहा है। चीन इस इलाके में काफी निर्माण का काम कर चुका है और कर रहा है। इस वजह से ग्लेशियर के टूटने से यह बाढ़ आई, ऐसे अंदेशा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है। चीन ने साफ कहा है कि उसे कोई जानकारी नहीं छुपाई। चीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भ्रामक और गलत बताया है। सीनियर साइंटिस्ट मनीष मेहता ने क्या कुछ कहा है,
उनको सुनते हैं। फ्रंट में ग्लेशियर रिट्रीट हो गया, लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आगे छोड़ दिया। वो मटेरियल जो है हैवी रेन या आप लैंडस्लाइड या कुछ भी बोल सकते हो, उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी बाद में, या एवलांच हिट हुआ उसके बेसिस पे जो है वहां पे हल्की लेक बनी होगी। वी एज्यूम दिस थिंग कि वहां पे लेक बनी होगी, और लेक बनने के बाद जो है स्लोप ज्यादा होने की वजह से ये डाउन स्ट्रीम में फ्लश फ्लड होकर के नीचे की तरफ चला गया। कोई आइस या रॉक इंटैक्ट, रॉक के ऊपर आइस इंटैक्ट है और वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के जो है उसका जो है उस रॉक की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी, और उसके बाद वो पूरा रॉक मास, जैसे आपको ऋषिगंगा में मिला था, रॉक मास टूट के नीचे आ गया, वो भी एक डिजास्टर का कारण होता है। तो बेसिकली बहुत सारे होते हैं, और सेस्मिक इवेंट्स भी इसमें नहीं आप डिनाई कर सकते हो, वो भी ट्रिगर कर सकते हैं इन सब चीजों को। लेकिन देखिए, इस तबाही के बाद नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन उतना आसान है नहीं। नेपाल में मलबे के बीच सबसे बड़ी चुनौती को क्या है, वो शव ढूंढने की है। कुछ डिटेल्स जो हैं इससे जुड़ी हुई आपके सामने हम रख रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा प्रशासन को शव रखने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के रसुआ में अब तक 250 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बरामद शवों को सुरक्षित रखने की है। वहां के अस्पताल में और स्वास्थ्य सुविधाओं में 50 शव ही रखने की क्षमता है, मतलब क्षमता से 5 गुना ज्यादा शव वहां पर मौजूद हैं, जिससे परेशानी बढ़ी हुई है। अगर इन शवों को सुरक्षित ना रखा जाए तो पहचान में भी मुश्किल होगी, और ऐसे में बड़े रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स में अस्थायी शवगृह तैयार किए जा सकते हैं। हर शव की फोटो, पहचान और जरूरी जानकारी का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। जिन शवों की हालत खराब है उनके फिंगरप्रिंट या डीएनए जांच हो सकते हैं। शव की पहचान पूरी होने पर ही उन्हें परिवारों को सौंपा जाएगा। नेपाल के भरतपुर अस्पताल से हमारी रिपोर्ट है, आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे ये अस्पताल है जिसको भरतपुर अस्पताल कहते हैं। ये वो अस्पताल है जहां पर 64 डेड बॉडीज़ अभी तक लाई जा चुकी हैं, और इस अस्पताल में मॉर्चरी में बॉडीज़ रखने की जो क्षमता है वो सिर्फ 50 है। 50 क्षमता वाली मॉर्चरी के में रखे हुए जो 64 डेड बॉडीज़ हैं, जब मैं वहाँ अंदर गया, अंदर जा कर के देखा, तो आप यकीन मानिए कि जिस तरह की क्षत विक्षत हालत है उन शवों की, जिस तरह की उन बॉडीज़ को मैं देख कर के जिस तरह से व्यथित हुआ, वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। कि मुश्किल से 64 में से 4 या 5 डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जिनको पहचाना जा सकता है, बाकी की बॉडीज़ को पहचानना भी मुश्किल है। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ अभी 64 डेड बॉडीज़ आई हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ऊपर का जो पानी बह के नीचे आ रहा है, उस पानी के साथ बॉडीज़ बह के यहाँ इस इलाके में और इससे आगे भी जा रही हैं, तो आशंका है कि यहाँ 300 से 400 बॉडीज़ आ सकती हैं। अब नेपाल की बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये नेपाल तक ही सीमित नहीं है, अलर्ट मोड पर भारत भी है। कैसे, समझिए। देखिए, गंडक नदी पर खास नजर है। पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है इस बाबत, और इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वे किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल से सटे हुए हैं, भारत के 2 राज्य, और यहां पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। और इस बीच वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी गेट खोलने पड़े, खोल दिए गए। किस तरह से तैयारी चल रही है, किस तरह से गेट खोलने पड़ रहे हैं बैराज को, अब ये हमने देखा। लेकिन इस बीच चंपारण में क्या चल रहा है, पश्चिमी चंपारण में, वहां भी प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, नदी के किनारे क्योंकि ये सटा हुआ हिस्सा है। जल भराव वाले क्षेत्र गंडक नदी में अचानक बाढ़ आने की संभावना है। बाढ़ की पानी कभी भी आ सकती है, सभी लोग सतर्क रहें। नदी के किनारे निचले एवं जल भराव वाले क्षेत्रों से तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को विशेष रूप से सुरक्षित रखें। गंडक नदी में अचानक बाढ़, जहां जहां खतरा महसूस हो रहा है वहां पर पूरी तैयारी हो रही है। मुजफ्फरपुर ले लीजिए, यहां भी अलर्ट जारी किया गया, ये देखिए। देखिए, कहते हैं कि कुदरत के प्रकोप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप
अपनी पुख्ता तैयारियों से इसके प्रकोप को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। अब बिहार में भागलपुर देखिए, यहां भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो लिहाजा नदी किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। लगातार देखिए। तो नेपाल में आई इस विनाशकारी भीषण बाढ़ के बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए बिहार के सारण में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है, जहां तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, अपील कर रहा है। सुनिए जरा। जल स्तर बढ़ने के कारण गंडक नदी में पानी बढ़ने की संभावना है, इसलिए गंडक नदी से सटे निचले क्षेत्र, दियारा क्षेत्र एवं नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सूचित किया जाता है कि सतर्क रहें और अपने घरों में रखे सभी कीमती सामानों, आवश्यक कागजातों को सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सभी तैयारियां की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये अपील। उधर वैशाली में क्या हो रहा है, तो वैशाली जिले में भी बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आइए अब देखते हैं कि बिहार में बाढ़ की आशंका को लेकर कैसे सावधानी बरती जा रही है। तो भारी बारिश से गंगा, कोसी, गंडक जैसी नदियां पहले ही उफान पर थीं, फिर नेपाल में आ गई बाढ़। अब इस बाढ़ ने बिहार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। तो बुधवार की रात नेपाल से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और जिसके बाद बगहा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोलने पड़े। लेकिन गुरुवार की सुबह पानी घटकर करीब 1 लाख क्यूसेक पहुंच गया। नेपाल से आने वाले पानी के लिए गंडक बैराज में जगह बनाई जा रही है और गंडक बैराज के पानी से जुड़ी कई नहरों को भी खाली कराया गया है। आशंका यह है कि गंडक में लहरें उठ सकती हैं, जिससे फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से नेपाल की सीमा से सटे बिहार के जिलों में अलर्ट है। इस वक्त जिन जिलों में अलर्ट है वहां एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन की टीम लगातार नदी किनारे के इलाकों का दौरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने बगहा, बेतिया, वाल्मीकि नगर का हवाई सर्वेक्षण किया है। गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक करीब 5000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया गया है। तो अब आपको सुनवाते हैं लोगों को क्या डर सता रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। नेपाल में देख देख करके सारी लोग परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे। रात भर नींद नहीं आया है, बेचैनी में माहौल बीता है रात भर। अभी स्थिति है, अभी तो सामान दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी भी डर का माहौल है पूरे ग्रामीण में। रात भर लोग बा आरी जारी, सारी रात लोग घूमते बा। डर के मारे हम लोग इधर उधर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशान में हैं यहाँ पर। और सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग का उपाय लगाए कोई बचाने के लिए। लगातार अभी मॉनिटरिंग का काम सरकार कर रही है और पानी की स्थिति को लगातार देखने का भी काम किया जा रहा है। जो परिस्थिति है उसके लिए सरकार तैयार है। लगभग स्थिति समान होती जा रही है। भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और स्वाभाविक है, ये आपदा है, आपदा से बचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरे एनडीआरएफ के टीम, एसडीआरएफ के टीम पूरे 9 टुकड़ी तैनात किए हैं। चाहे वाल्मीकि नगर हो, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, जहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति है वहाँ पर पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग निगरानी किए हुए हैं। लेकिन वैसी स्थिति अभी नहीं है। मात्र 1,44,000 क्यूसेक पानी है। पहले तो 2.5 लाख आया था, लेकिन अभी स्थिति समान है। पूरे निचले इलाके से 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।